Hello to all. This is the third part of British English literature. In the previous video, we have talked about the Elizabethan age, and in this video, we will going to talk about the Jacobean age, the Carolina age, Civil War, Interregnum, and Restoration age. Let's proceed with the video now. Jacobean age from 1603 to 1625. इस एज को जैकोबियन एज इसलिए कहते हैं बिकॉज इस एज में जेम्स फर्स्ट का राज था। जेम्स फर्स्ट को जैकब कहते हैं, जैकब नाम था जेम्स फर्स्ट का, तभी इस एज का नाम जैकोबियन एज पड़ा। एंड जो जेम्स फर्स्ट थे ये जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड थे। ये पहले किंग थे स्कॉटलैंड और आयरलैंड के, बाद में ये इंग्लैंड के भी किंग बन गए। दैट्स वाई इनको किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं बिकॉज 3 राज्यों को ये संभाल रहे थे, आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। दैट्स वाई ही इज ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। एंड इन्होंने ट्रांसलेट करी थी, ये किंग जेम्स वन है, इन्होंने ट्रांसलेट करी थी होली बाइबल, जो किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ बाइबल थी इसको ट्रांसलेट भी करा था। एंड इनको पार्लियामेंट के साथ इनका ज़्यादा बनता नहीं था, ना पार्लियामेंट इनकी सुनते थे ना ये पार्लियामेंट की ज़्यादा सुनते थे। पार्लियामेंट की कॉन्फ्लिक्ट ही रहती थी इनके साथ में। एंड ये सन थे मैरी फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड के, जिसको एलिजाबेथ ने मरवाया था। बट किंग जेम्स फर्स्ट को कभी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एंड ये एलिजाबेथ के जो भी रूल्स लिखे थे, जो भी रूल्स थे, उसी के हिसाब से सब कुछ चल रहा था। देन एक चीज़ हुई, 5 नवंबर बॉनफायर नाइट हुई। एंड ये हम सबको पता है, ये आज भी मनाते हैं यूके के अंदर। इस नाइट में क्या हुआ था, रशियन कैथोलिक्स थे सारे, ग्रुप ऑफ रोमन कैथोलिक्स था, जो कि पार्लियामेंट के अंदर एक मीटिंग चल रही थी पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर के अंदर। तो ये सब जाने किंग जेम्स फर्स्ट को भी मारना चाहते थे और जितने भी लोग थे वहाँ पर उनको भी साथ में मारना चाहते थे। बट थोड़ा सा मैं पॉज लेती हूँ इसके अंदर, ये सब चीज़ें मारना क्यों चाहते थे उन सब लोगों को, बिकॉज 1559 में एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आया था, जो कि एलिजाबेथ थी उसने निकाला था, ये 1559 का एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इस एक्ट के अंदर क्या था कि जो भी उसने ये कहा था कि ये रूल है, जो भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स होंगे उनको प्रोटेस्टेंट सर्विस में ही रहना पड़ेगा। जो भी प्रोटेस्टेंट सर्विस होगी, हर किसी को चर्च जाना है, हर कोई चर्च जाता था, किसी का अलग अलग नहीं है, हर किसी को चर्च जाना ही जाना है। एंड उसकी कोई बात नहीं मानना चाहता था। क्यों नहीं, बिकॉज हम थोड़ा सा और पास्ट में आए तो जो हेनरी 8 थे उनकी डाइवोर्स हो गया था वाइफ से। एंड देन चर्च जो था वो एंग्लिकन चर्च था। एंड जो भी थी होल इंग्लैंड जो थी वो एलिजाबेथ को क्वीन नहीं मानती थी। क्यों नहीं मानती थी, बिकॉज वो सोचते थे कि वो पैदा हुई है विदाउट अ वेडलॉक नहीं हुआ था हेनरी 8 का और उनकी वाइफ का। सो डाइवोर्स, क्योंकि हेनरी 8 ने अपनी पहली वाइफ को डाइवोर्स नहीं दिया था एंड देन शादियां करते जा रहे थे वो बार बार। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये विदाउट वेडलॉक हुई है एलिजाबेथन, इसलिए हम इसको क्वीन नहीं मानते हैं। इसलिए उन्होंने उसका ये एक्ट भी नहीं माना। एंड जेम्स फर्स्ट सब कुछ वही सब चीज़ें कर रहा था, एलिजाबेथन के जो रूल्स चल रहे थे, दैट्स वाई ये सब चीज़ें हुई। एंड वो लोग सब कुछ ये जो भी वेस्टमिनिस्टर के अंदर थे, पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर के अंदर सबको मारना चाहते थे, स्पेशली जेम्स वन को। बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। ये जो गन पाउडर इन्वॉल्वमेंट था इनका, ये हो नहीं पाया। तो इन लोगों को पकड़ लिया सबने। वहाँ पे एक था गाय फोक्स जो था वो मेंबर ऑफ गन पाउडर प्लॉट का था, मेंबर ऑफ, एंड उसे पकड़ लिया गया। एंड जब पकड़ लिया गया देन काफ़ी ज़्यादा सबने सेलिब्रेशन करे। एंड आज भी इंग्लैंड में ऐसे सेलिब्रेशन होते जैसे हमारा फिगर ऑफ रावण, इसको फिगर ऑफ रावण भी कहते हैं बिकॉज इंडिया में हम रावण को जलाते हैं, इंग्लैंड में गाय फॉक्स को जलाते हैं कि सब कुछ मर रहा है, सत्य की जीत हुई, इन दिस वे। तो ऐसे ही इंग्लैंड के अंदर सेलिब्रेशंस होती हैं। एंड जो किंग जेम्स वन था अपने आप को रेक्स पैसिफिकस कहता है। इसका मीनिंग होता है कि ये किंग ऑफ पीस है। इसको प्योरिटन्स बिल्कुल नहीं अच्छे लगते थे एंड अपने आप को वो किंग ऑफ पीस मानता था कि ठीक है, मैं किंग ऑफ पीस हूँ। इस बात में जब गाय फॉक्स के मेंबर्स पकड़े गए तो उनको सेंटेंस टू डेथ कर दिया गया। एंड इसी वजह से वहाँ पे सेलिब्रेट होता है, पेपर के बनाते हैं गाय फॉक्स एंड उन्हें जलाते हैं इसी सेलिब्रेशन में। एंड अगर लिटरेचर की बात की जाए, इस टाइम पे शेक्सपियर के प्लेस किंग लियर, मैकबेथ और टेम्पेस्ट बहुत ज़्यादा चले थे। बट शेक्सपियर की डेथ हो गई थी। शेक्सपियर की डेथ के बाद ड्रामाज वगैरह, प्लेज वगैरह सारे बंद हो गए थे, डेड हो गए थे। बट व्हेन
बेन जॉनसन, जब बेन जॉनसन आए, बेन जॉनसन के प्लेस के साथ, ड्रामास के साथ वो सब कुछ फिर से रिकवर हो गया। शेक्सपियर के बाद बेन जॉनसन ही थे जिन्होंने ड्रामास को, प्लेस को एक सही टाइम पे रखा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैले। एंड कैविलियर पोइट्स भी थे इसके अंदर, एंड कैविलियर पोइट्स वो थे जो चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर थे, वो हम बाद में अभी आगे करेंगे। कैरोलिना एज में कैविलियर पोइट्स ने भी करे थे। कैविलियर पोइट्स बेसिकली वो थे जो मेटाफिजिकल पोइट को अपोज करते थे, कंटेम्प्रेरी थे ये लोग शेक्सपियर के, बट क्या कहते हैं, मेटाफिजिकल पोइट को अपोज करते थे। फ्रांसिस बेकन ने भी अपने बहुत अच्छे वर्क्स लिखे थे, ठीक है, एंड फेमस वर्क तो फ्रांसिस बेकन और किंग जेम्स के बाइबल ही थी। एंड जॉनसन के वर्क्स को हम भूल नहीं सकते इस एज के लिए, जॉनसन्स के और कैविलियर पोइट्स के। एंड वन मेजर वर्क 1617 में जॉर्ज चैपमैन ने होमर्स की इलियाड और ओडिसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करा था। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैज़ ट्रांसलेटेड इलियाड एंड ओडिसी इनटू इंग्लिश, जॉर्ज चैपमैन। कैरोलिना एज जो हमारी चार्ल्स वन के ऊपर है, चार्ल्स वन जेम्स वन का लड़का, ठीक है, सन ऑफ जेम्स वन। एंड जैसे ही जेम्स वन की डेथ हो गई तो चार्ल्स वन को गद्दी मिल गई, एंड चार्ल्स वन का नाम कैरोलस था, तो कैरोलस के ऊपर ही कैरोलिना एज बनी है। ही इज चार्ल्स वन। एंड ऑन अ प्राइवेट नोट, मुझे तो पता नहीं क्यों सारे ही एक जैसे लगते हैं, चार्ल्स, जेम्स, आई डोंट नो, बट ओके, जोक एज अ पार्ट। तो कैरोलस था, ओके, कैरोलिना एज कैरोलस के नाम पे बनी, चार्ल्स वन के नाम पे। एंड जब चार्ल्स वन का राज था, जितना चार्ल्स वन का राज था उस पूरे एज को हम कैरोलिना एज कहते हैं। एंड येस, कैरोलिना एज जो थी वो पार्ट ऑफ प्योरिटन एज भी थी, बिकॉज प्योरिटन एज हमारी 1620 से 1660 तक चली थी। एंड ये कैरोलिना एज हमारी 1625 से 1640 तक है, तो ये एक पार्ट ऑफ प्योरिटन एज भी है। तो चार्ल्स फर्स्ट हमारा रहा था 1625 से लेकर 1640 तक, एंड ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाया था। एंड बट इसने कुछ गलतियां करी थी अपने शासन में। लाइक इसने एक तो सबसे बड़ी गलती कर दी कि उसने रोमन कैथोलिक प्रिंसेस से शादी कर ली जो रोमन कैथोलिक थी। वैसे ही इंग्लैंड के फ्रांस के साथ अच्छे नहीं थे रिलेशन वगैरह, बट चार्ल्स फर्स्ट ने प्रिंसेस से शादी कर ली जो फ्रांस की थी, एंड ऊपर से रोमन कैथोलिक्स थी। तो एंड पार्लियामेंट को भी ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देता था चार्ल्स फर्स्ट। तो इसने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिए ऐसे कि जिससे काफ़ी काम ख़राब हो गया था वहाँ पे। तो ये पूरी एज को तो हम कैरोलिना एज कहते हैं। कैरोलिना एज में ही सिविल वार हुई थी हमारी 1640 टू 1649, एंड ये सिविल वार हमारी स्टार्ट हुई थी राउंड हेड्स और किंग चार्ल्स फर्स्ट के बीच में। मींस राउंड हेड्स थे हमारे पार्लियामेंट, एंड किंग चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर्स थे कैविलियर पोइट्स। तो कैविलियर पोइट्स जो थे वो सपोर्टर्स थे किंग चार्ल्स फर्स्ट के, एंड जो राउंड हेड्स थे वो पार्लियामेंट थी हमारी, एंड पार्लियामेंट के अंदर ज़्यादातर लोग प्योरिटन्स थे हमारे। एंड जो कैविलियर पोइट्स, येस वन मोर थिंग, जो कैविलियर पोइट्स थे उनको हम लिरिक पोइट्स कहते हैं। लाइक एक ग्रुप ऑफ लिरिक पोइट्स हैं जो कि कैविलियर पोइट्स के साथ जुड़ गए, एंड कैविलियर पोइट्स कहते हैं। एंड जो इनकी लिरिक्स थे ना जो कैविलियर पोइट्स के थे वो इतने ट्राइबल होते थे, इतने विटी होते थे, लाइक बहुत ज़्यादा। एंड इन लोगों को हम सन्स ऑफ बेन्स भी कहते हैं। सन्स ऑफ बेन इसलिए बिकॉज ये बेन जॉनसन को बहुत फॉलो करते थे। सो ये तो हो गया हमारा सिविल वॉर के बारे में। एंड येस, इसको हम लेट रेनेसा भी कहते हैं। इस पीरियड को जो 1625 से 1660 तक का पीरियड था हमारा, उसको हम लेट रेनेसा भी कहते हैं। एंड ये एज हमारी ड्रामा की तो बिल्कुल नहीं थी, बिकॉज इस एज के अंदर प्योरिटन ज़्यादा थे हमारे, तो इस एज में ड्रामाज नहीं लिखे जाते थे इतने। तो लाइक ड्रामा तो कोलैप्स ही कर गया था बिकॉज सिविल वार हो गया था, प्योरिटन्स का अटैक हो गया था। इस समय ज़्यादातर सर्मन्स हो गए, पैम्फलेट्स हो गए, हिस्ट्री होगी, फिलॉसफी होगी, ये सब प्रोज में लिखे जाते थे। एंड येस, मेटाफिजिकल पोइट्री ज़्यादा अच्छे से चली थी। मेटाफिजिकल पोइट्स ने बहुत अच्छे से लिखना स्टार्ट कर दिया था। लाइक पैराडाइज लॉस्ट भी इस टाइम लिखी गई थी, एंड जॉन मिल्टन की लिसिडस बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। एंड 1642 में इंग्लिश थिएटर को क्लोज कर दिया गया, एंड जो कैविलियर्स थे दे वर डिफीटेड, एंड किंग को चार्ल्स फर्स्ट वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन 1649। इंटेरेग्राम हमारी हुई थी 1649 से 1660 तक। ये एक ऐसा राज था इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर, लाइक इस एज में कोई किंग नहीं था, एंड सिर्फ पावर पार्लियामेंट और प्योरिटन्स के पास थी। तो ज़्यादातर मेंबर्स पार्लियामेंट के अंदर प्योरिटन्स के थे। बट इस टाइम पे क्या हुआ, लाइक क्रोमवेल आया 1649 में, एंड उसने चार्ल्स सेकंड को डिफीट करा।
क्रॉमवेल ने चार्ल्स सेकंड को डिफीट कर दिया एक वार के अंदर एंड वो बन गया फिर इसका राजा एंड चार्ल्स सेकंड चला गया फ्रांस। तो इसने जीत लिया सब कुछ चार्ल्स सेकंड से। चार्ल्स सेकंड चार्ल्स फर्स्ट का बेटा है। तो एंड ये बन गया लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड का। तो क्रॉमवेल ने क्या करा, इंग्लैंड को 11 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड इसने बहुत ज़्यादा चीज़ें यूनो को बैन कर दी, थिएटर को बैन कर दिया, ठीक है, एडल्ट्री पनिश कर दी इसने एंड इसने ये भी कह दिया दैट संडे मस्ट बी विद द लॉर्ड, लाइक संडेज को पाठ पूजा करना ही करना है, लाइक चर्च जाना ही जाना है। एंड इसने मेकअप बैन कर दिए, लाइक जो भी मेकअप क्लोथ्स थे वो सब बैन कर दिए एंड इसने ये भी कह दिया राइट क्रिसमस डे को कोई सेलिब्रेशन नहीं होगी, सिर्फ प्रे करो। एंड उसको ज़्यादातर ना लोग मैड मैन ही कहते थे ओलिवर को, बिकॉज उसके रूल्स थे ही कुछ ऐसे। एंड इसने कैथोलिक्स के साथ भी बहुत रॉन्ग थिंग्स करी थी उस टाइम पे, बिकॉज ही वॉज अ प्योरिटन। तो इसने क्या करा, पीपल बहुत ज़्यादा उसको हेट करते थे एंड ज़्यादा नहीं चला, 1658 में ये मर भी गया, ठीक है। एंड इसको बरी करा गया वेस्टमिनिस्टर एबे में। एंड क्रॉमवेल का बेटा था रिचर्ड आया था किंगडम संभालने के लिए बट वो हार गया। फिर लोगों ने क्या करा, चार्ल्स सेकंड को बुलाया एंड 1660 के अंदर क्या हुआ, चार्ल्स सेकंड आया एंड उसने कंट्रोल सामने रख लिया। लाइक 1660 में चार्ल्स सेकंड ने रिस्टोर कर लिया ईस्ट किंगडम को पूरे को फिर से। नाउ वी हैव रेस्टोरेशन एज 1660 to 1700। रेस्टोरेशन एज हमारी आई थी जब रिचर्ड नहीं ले पाया था किंगडम, जो क्रॉमवेल का बेटा था, एंड देन चार्ल्स सेकंड को फिर से बुलाया गया। जब चार्ल्स सेकंड आया तो मोनार्की फिर से आ गई इंग्लैंड के अंदर। मोनार्की इंग्लैंड के अंदर आई, लाइक लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे क्रॉमवेल के रूल से, बहुत ज़्यादा। तो चार्ल्स सेकंड, लाइक चार्ल्स फर्स्ट से काफ़ी अच्छा था एंड बट ये हाँ उसकी मिस्ट्रेस काफ़ी थी, लाइक उसको शौकीन काफ़ी था हर चीज़ों का, लाइक मिस्ट्रेस रखने का। इसके बहुत सारी मिस्ट्रेस थी बट इसने बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर आया था रेस्टोरेशन के अंदर। लाइक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हुई थी। जैकोबियन एज के अंदर जो भी चीज़ें कमी थी पोइट्री के अंदर, प्रोज के अंदर, वो भी इस एज के अंदर आकर काफ़ी ज़्यादा संभलने लगी थी। तो चार्ल्स सेकंड ने काफ़ी लिटरेचर में भी इंटरेस्टेड रखता था एंड थिएटर्स में भी। तो इसने थिएटर को ओपन करवाया, जो भी चीज़ें उसने ख़राब करी हुई थी क्रॉमवेल ने बंद करवाई हुई थी बिना मतलब पे, वो खुलवाई, ठीक है। एंड रेस्टोरेशन एज को हम एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं, ठीक है। एंड जॉन ड्राइडन इज़ अ किंग ऑफ लिटरेचर। ऐसा माना जाता है कि जॉन ड्राइडन जो है वो किंग है लिटरेचर के। एंड इस टाइम के जो मेन पोइट्स थे वो जॉन बनियन एंड जॉन मिल्टन थे, जॉन लॉक, विलियम विशनरी, ये तो बहुत ज़्यादा मेन है। एफ्रा बेन की भी मेन काफ़ी आई थी, ऑर्नुकू, विलियम कॉन्ग्रेव, ये सारे इस टाइम के मेन पोइट्स थे। इस टाइम पे मेन चीज़ें क्या हुई थी, हमारी फ्रेंच लिटरेचर आई थी, ठीक है। हेरोइक कपलेट की शुरुआत हुई थी इस एज में हमारी। देन थिएटर्स भी ओपन हुए थे, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, बेन जॉनसन। देन उसके बाद 1685 में चार्ल्स सेकंड की मृत्यु हो गई। इसको कोई बच्चा नहीं था तो जेम्स सेकंड इसका ही भाई था, इसको गद्दी देने का सोचा गया, जो इसके आगे बताऊंगी क्या क्या हुआ था इसके बाद। अब हमारा एनलाइटनमेंट एज स्टार्ट हो जाता है 1700 से 1800 तक। यहाँ पे हमारा अब जेम्स सेकंड, जो उसका ब्रदर होता है चार्ल्स सेकंड का, वो गद्दी पर बैठ जाता है। बट जेम्स सेकंड ज़्यादा नहीं होता, उसकी जो बेटी होती है मैरी एंड विलियम ऑफ ऑरेंज, दामाद होता है उसका, ये दोनों उसको हटा देते हैं गद्दी से एंड खुद बन जाते हैं। एंड जब ये हटाते हैं, यहाँ पे ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था विदाउट अ ब्लड शेड। ये तब की हिस्ट्री है, इंग्लिश हिस्ट्री है कि कोई ब्लड शेड नहीं हुआ एंड एक रेवोल्यूशन हुआ था वहाँ पे। एंड मैरी और विलियम ऑफ ऑरेंज ने वहाँ से हटा दिया जेम्स सेकंड को एंड अब वो खुद राज कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारा क्या हुआ था, एन जो थी वो जेम्स सेकंड की दूसरी बेटी थी। मैरी और विलियम के कोई बच्चा नहीं था, तो उसके बाद इन दोनों के मरने के बाद एन ने सिंहासन संभाला एंड इस जो टाइम था 1702 to 1740, इसे ऑगस्टन एज भी कहते हैं। सो इसने संभाला। उसके बाद इसका कज़न था जॉर्ज 1, जॉर्ज 2, जॉर्ज 3, ऐसे करके सब चीज़ें चलती रही आगे चलकर। देन हमारा ऑगस्टन एज आता है इसी के अंदर, जो इसका पार्ट है 1700 से 1750 तक। इसे ऑगस्टन एज इसलिए कहते हैं एंड इसे न्यू क्लासिकल एज भी कहते हैं। ऑगस्टन एज इसलिए कहते हैं बिकॉज इस टाइम पे अलेक्जेंडर पोप, या ये तब की ऑगस्ट था जब सेंट ऑगस्टाइन
किंग था, तब के टाइम की वो नॉवेल्स लिखता था, तो इसे ऑगस्टन एज कह दिया। एंड इस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर थे राइटर्स लाइक अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, डैनियल डेफो। इनकी नॉवेल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी एंड इस टाइम पे नॉवेल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी, लाइक नॉवेल्स को बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा था इस टाइम के ऊपर। एंड ऑगस्टन एज में कौन कौन से राइटर्स हैं, मैंने इसकी एक वीडियो पूरी बनाई हुई है, तो वो वीडियो आप पूरी देख लेना। जो भी मेन राइटर्स थे ऑगस्टन एज के, लाइक एनलाइटमेंट एज के, वो सारे मैंने राइटर्स, पोएट्स, ड्रामेटिस्ट सब उसके अंदर लिखे हुए हैं। प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो फर्स्ट एंड उसके आपको सारे राइटर्स दिख जाएंगे जो भी इस एज के इंपॉर्टेंट थे। एंड जब अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट की डेथ हो गई थी तो ये ऑगस्टन एज खत्म हो गया था। एज ऑफ सेंसिबिलिटी फ्रॉम 1750 टू 1798, इस पीरियड में सैमुअल जॉनसन एक बहुत बड़ा नाम है जिनके वर्क्स बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। एंड आई विल रिपीट अगेन, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पूरी, हर एज के राइटर्स, हर एज के पोएट्स मैंने उसमें लिखे हुए हैं। यू जस्ट गो टू दैट लिंक एंड उसको पूरा अच्छे से याद कर लो, जो जो पोएट्स थे हर एक एज के अंदर आपको पता लग जाएगा, उससे ज़्यादा आसानी हो जाएगी किस किस एज में कौन कौन से पोएट्स थे। एंड ऐसे ही उनके वर्क्स पढ़ने के बाद आपको उस एज के बारे में ज़्यादा पता लगेगा, बिकॉज जो भी पोएट्स और ऑथर्स थे उस एज के बारे में लिखते थे, लिखते ही अपने एज के हिसाब से थे और उनके वर्क्स पढ़कर आपको एज का अंदाज़ा हो जाएगा कि उस एज में क्या क्या होता था। तो सैमुअल जॉनसन तो फर्स्ट थे जो बहुत ज़्यादा छाए हुए थे इस एज में, एंड वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इंग्लिश डिक्शनरी लिखी थी। लाइक ऑक्सफोर्ड से भी पहले, ऑक्सफोर्ड तो बाद में आई है, पहले सैमुअल जॉनसन की ही डिक्शनरी देखा करते थे लोग। एंड उसके बाद इस एज के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ आए, सबसे बड़ा नाम। ये एस.टी. कॉलरिज से मिले, इन दोनों ने लिरिकल बैलेट्स लिखी एंड लिरिकल बैलेट्स के बाद हमारा रोमांटिसिज्म स्टार्ट हो गया। जब भी लिरिकल बैलेट्स खत्म, जैसे उन्होंने लिखनी स्टार्ट करी, लिखी, पब्लिश हुई एंड हमारा रोमांटिसिज्म पीरियड स्टार्ट होने वाला था।